and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is the 19th November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. So first article here is chikungunya. We will talk about here chikungunya, that the cases of chikungunya in Tamil Nadu is increasing, and due to this CDS, the US CDS system has यहाँ पर उन्होंने एडवाइजरी इश्यूज की हैं. द नेक्स्ट वन इज NHRC. नाउ नेक्स्ट हियर वी विल टॉक अबाउट मणिपुर क्राइसिस एंड आर्टिकल 356. नाउ हियर वी आर सेइंग दैट कि अब मणिपुर में आर्टिकल 356 का क्या होना चाहिए, जो प्रेसिडेंट रूल है हमारा, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. फिर हम बात करेंगे, फोर्थ है हमारा ट्विंग नेग्लिजेंस के बारे में. यहाँ पर हम ट्विंग नेग्लिजेंस देखेंगे. फिर है हमारा एक आर्टिकल दिस टाइम फॉर अफ्रीका. सो लाइक आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी वो नाइजीरिया गए हुए थे. उनको वहाँ पर वहाँ का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था उसको यहाँ पर दिया गया है. तो हमारे लिए अफ्रीका, इवन नॉट फॉर ओनली इंडिया, इवन वर्ल्ड के लिए हम क्या देख रहे हैं, अफ्रीका की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है. तो इसके क्या रीजन है, इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अफ्रीका के साथ हमारे जो रिलेशन है वो और अच्छे हों. फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फैल्कन 9 की, कि यहाँ पर जो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 है, तो जीसैट हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, तो एक जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, फ्लाइट यहाँ पर हुई है. So these are the topics which we are going to cover here today. So make sure you are watching the video till the end so that आपके जितने भी important topics है वो यहाँ पर cover up हो. Okay? So make sure आप आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वीडियो को like करें and चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. And PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल Eduverse IS. This is a telegram channel. Link is provided in a description box. You can join from there. Okay? So now first article here is, as chikungunya cases rise in Telangana, US issued travel advisory. तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, चिकनगुनिया के जो केसेस हैं तेलंगाना में बढ़ रहे हैं. इसके कारण यूएस की जो CDC जो है, डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने लेवल 2 का जो ट्रैवल है, जो ट्रैवल एडवाइजरी है, ट्रैवल एडवाइजरी में जो लेवल 2 है उसको यहाँ पर इशू किया है. यहाँ पर टोटल उनके 4 एडवाइजरी सिस्टम्स होते हैं. लेवल फर्स्ट में यहाँ पर जो विजिटर की प्रैक्टिसेस हैं, लाइक जो विजिटर्स हैं वो प्रिकॉशंस लेके चलें. सेकेंड लेवल पर यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड लेवल एज अप्लाई टू द तेलंगाना, जो कि अभी तेलंगाना में आपका क्या हुआ, अप्लाई हुआ है, फॉर द इनहेंस प्रिकॉशंस, की मतलब जो भी लोग यहाँ पर अगर तेलंगाना से यूएस में विजिट कर रहे हैं, यूएस जा रहे हैं या फिर यूएस से तेलंगाना जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो प्रिकॉशंस लेवल है उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया गया है. थर्ड इसमें ये कहा है कि लेवल 3 जो होता है, जस्ट रिकंसिडरेशन ऑफ नॉन एसेंशियल ट्रेवल. लेवल 3 में क्या हो जाता है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ट्रेवल मत कीजिए. एंड फोर्थ लेवल पर क्या होता है कि ये रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी भी तरह का जो मतलब कि ट्रेवल है उसको यहाँ पर मत कीजिए, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया जाता है. तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर रिस्क को क्या किया जाता है, हम मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं. तो अभी यहाँ पर स्पेशली जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको भी ये कहा गया है कि आप तेलंगाना स्टेट में कंसिडर करिए कि वहाँ आप विजिट ना करें, क्योंकि जो केसेस है चिकनगुनिया के, दे आर राइजिंग. ओके, जिससे क्या हो सकता है, पहली बात तो प्रेग्नेंट वुमेन, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कही है कि जिनकी डिलीवरी की डेट पास आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या है, जो जैसे कि जब बेबी यहाँ पर मतलब कि बॉर्न हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, क्लोज चांसेस होते हैं कि बेबी को भी यहाँ पर क्या हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है. सो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने 178 केसेस यहाँ पर क्या किए थे, आपके रिपोर्ट किए हैं. ठीक है. सो अगस्त में 31 अगस्त तक का ये हमारे पास अभी डेटा है, जो कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको भी हमने सरपास किया है. तो देखिए चिकनगुनिया के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, तो इट मीन्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चिकनगुनिया क्या है, एक वायरल डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो की बाइट से यहाँ पर स्प्रेड होता है. तो डेंगू की बात करते हैं, चिकनगुनिया की बात करते हैं, इनके लिए यहाँ पर सेम ही आपका क्या होता है, मॉस्किटो होता है. सो विद इसके जो सिम्टम्स भी होते हैं आपको मतलब सिम्टम्स भी सेम ही दिखाई देंगे, विद सिम्टम्स टिपिकली अपेयरिंग 3 से 7 दिन के बाद आपको सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं. लाइक आपको इसमें फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, हेडेक होता है, मसल्स पेन होते हैं,
ज्वाइंट स्वेलिंग होती है एंड रैशेस होते हैं। सो वाइल मोस्ट इंडिविजुअल रिकवर विद इन अ वीक, कुछ लोग यहाँ पर विद इन अ वीक रिकवर हो जाते हैं, बट इसके कारण जो चिकनगुनिया के कारण जॉइंट पेन, एक सीवियर जॉइंट पेन होता है जो कि महीनों तक क्या होता है आपका चलता रहता है। इवन कई कुछ केसेस में यहाँ पर क्या हो जाता है कि सालों तक जो जॉइंट पेन्स होते हैं वो यहाँ पर सही नहीं होते हैं। फिर ये कहा गया कि ये डिसीज आपको मिली अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और इंडिया के कुछ इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस में भी यहाँ पर इन रीजन्स में हमें इन डिसीज रिपोर्ट किए गए हैं। सो पीपल एट हायर रिस्क ऑफ सीवियर इलनेस इंक्लूड न्यू बॉर्न। तो इसमें कौन कौन से लोग ज़्यादा आपके मतलब कि हायर चांसेस है उनके कि इनको क्या हो सकती है, आपको रिस्क है कि वो क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पर चिकनगुनिया जल्दी तेजी से हो सकता है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो ट्रेवल यहाँ पर कम से कम करें। उसके बाद यहाँ पर जो ओल्डर एडल्ट्स हैं एंड दोज विथ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, या फिर कुछ लोग ऐसे जिनमें पहले से कुछ कंडीशंस ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दे हैव टू बी वेरी दे हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस सो दैट यहाँ पर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े। तो देखिए चिकनगुनिया क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा, ये वायरल डिसीज है जो कि ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद द चिकनगुनिया वायरस। तो जैसे कि ये ए पर्सन है, इसको यहाँ पर चिकनगुनिया ऑलरेडी है, ये दूसरा बी पर्सन है, अब ये क्या है आपका मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, फिर जाके इसको बाइट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वायरस जो होता है चिकनगुनिया का वो इसमें होस्ट बन के रहता है और यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कौन सा, एडीज इजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस, ये दोनों क्या है कॉमन मॉस्किटोज हैं जिसके तहत क्या होता है आपका चिकनगुनिया यहाँ पर ट्रांसफर होता है। विद दैट यहाँ पर ये जो जीका वायरस है, डेंगी है, इसको भी यहाँ पर ट्रांसफर करने में मतलब कि होस्ट करते हैं ये दोनों मॉस्किटोज। ओके, सो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ सदर्न तंजानिया इन 1952। फर्स्ट टाइम इसके केसेस हमें कहाँ देखने को मिले थे, 1952 में तंजानिया में, एंड हैज नाउ बीन आइडेंटिफाइड इन नियरली 14 कंट्रीज। अब आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 14 कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकाज में हमें इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम्स की हमने बात कर ली कि जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स होते हैं वो 4 to 8 डेज के बाद हमें दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, अपेयर होते हैं। और जैसे कि हमने बात करी कि इसमें जो फीवर होता है और कफ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जॉइंट पेन ये आपका एक थोड़ा सा आ जाता है कि इसमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एज सच यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है चिकनगुनिया के लिए, जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। एंड एट प्रेजेंट करेंटली देर इज़ नो अप्रूव्ड वैक्सीन और स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट भी इस इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर नहीं है। सो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन इज टू रिलीव सिम्टम्स विथ सेट फ्लूड एंड ड्रग्स। Okay, so I hope this one is clear. Now next move करते हैं, next article is लगाचारा ट्राइब पीपल मीट हेड ऑफ द NHRC विमेंस कमीशन इन दिल्ली। तो देखिए ये न्यूज़ जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, जो ट्राइबल पीपल है वो किससे, यहाँ पर जो NHRC के हेड हैं और विमेन कमीशन इन दिल्ली है उनसे इनकी मुलाकात वगैरह हुई है इनके प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ से जो NHRC है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो NHRC क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है ना, उसको हम किस तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं, सेफ गार्ड मतलब सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इवन जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है हमारा कमीशन आता है। सो द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टैचुटरी बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है आपका NHRC है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग human rights violations and making recommendations for the protection and promotion of human rights। तो ये कैसे establish हुआ है, it was established under the Protection of Human Rights Act, जो Human Rights Act 1993 है, इसके तहत इसको क्या किया गया है आपका establish किया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका मेन कंसर्न क्या है आपने जैसे कि हमने देख लिया कि प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, सो जैसे कि अभी हम बात करते हैं पेरिस प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, और जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें हम
ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, ह्यूमन राइट्स के। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कंपोजिशन में इसमें देखिए कि एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 इसमें डीम मेंबर्स होते हैं। तो चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरमैन कौन होते हैं, अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चेयरमैन कौन होता है इस बॉडी का, कि वो पर्सन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो उन्हें हम चेयरमैन बनाते हैं। अब 5 मेंबर्स की बात करते हैं, तो 5 मेंबर्स इसमें भी क्या होंगे, 1 मेंबर हु इज हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। 1 पर्सन यहाँ पे जो कि हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। 3 मेंबर्स, तो 2 ये हो गए, 1 2। अब यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं यहाँ पे, तो 3 मेंबर्स मस्ट बी अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंग पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन राइट का जो मैटर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें एक्सपर्टीज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उनको, ठीक है। तो उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, तो उन मेंबर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। एंड यहाँ पर ये हमें मेक श्योर करना होता है कि इस 3 में से एक पर्सन कौन होना चाहिए, विमेन यहाँ पर होनी चाहिए। डीम्ड मेंबर की बात करते हैं तो इसमें लाइक जो वेरियस हमारी बॉडीज है, लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज। तो इनके जो चेयरपर्सन और चीफ कमिश्नर्स होते हैं वो भी इसके डीम्ड मेंबर होते हैं। टर्म एंड रिमूवल की बात करें तो ये लोग अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। यहाँ पर 6 मेंबर्स की कमेटी होती है जिनके द्वारा इन मेंबर्स के नेम को क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो ये 6 मेंबर्स कमेटी में कौन कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये यहाँ पर कमेटी होती है 6 मेंबर्स की, जो कि क्या करती है, नेम को रिकमेंड करती है और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट जो भी पर्सन का नेम यहाँ पर रिकमेंड किया गया उसको अपॉइंट किया जाता है। जैसे फंक्शंस की तो हमने बात करी ली कि जो भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन होते हैं, उसकी जो कंप्लेन आती है, कुछ भी होता है तो उसकी इंक्वायरी करना है ना, प्रिवेंट करना चीज़ों को। सो इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एलिगेशंस और वॉलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लाइक ह्यूमन राइट्स कहीं पर वॉलेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर काम किसका हो जाता है, NHRC का होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज मणिपुर एज अ केस फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356। तो देखिए मणिपुर का जो केस है वो आज का नहीं है। मणिपुर की अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो मणिपुर, ठीक है, यहाँ पर 2 ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं। एक आ जाती है आपकी कुकी ट्राइब और दूसरी यहाँ पर आ जाती है मेती ट्राइब, ठीक है। कुकी ट्राइब को यहाँ पर स्केड्यूल्ड ट्राइब का क्या स्टेटस मिला हुआ है, मेती ट्राइब को यहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस नहीं है। तो देवर डिमांडिंग कि हमें भी क्या होना चाहिए, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिलना चाहिए। इसी के चलते क्या हो जाता है, यहाँ पर दोनों जो ट्राइबल पॉपुलेशन पीपल है, कम्युनिटी है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले ये छोटा कन्फ्लिक्ट रहता है, फिर धीरे धीरे ये बढ़कर, आपने लास्ट ईयर देखा ही होगा कितनी सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होता है। इसमें इस प्रोटेस्ट में, इस कन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा जिसने सफ़र किया है तो वो कौन है, विमेन एंड चिल्ड्रन। ये दोनों जो हम कह सकते हैं ग्रुप के लोग हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करने को मिला। लाइक हमें लाइक विमेन के साथ हमने देखा कि उनका नेकेड यहाँ पर परेड करवाई जाती है, गैंगरेप होता है और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। बच्चों को यहाँ पर जो 10-15 साल के बच्चे हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी भी लाइक घर के लोग हैं, तो उनसे अगर किसी घर के आदमी से बातचीत हो गई तो जो उनके बच्चे, उनको जिंदा ही जला दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं। अभी हमने देखा कि कई दिनों से जो आसपा है यहाँ पर अभी भी काम कर रही सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल यहाँ पर जो सिचुएशन है वो आपकी सही नहीं हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि अब क्या करना चाहिए, मणिपुर में आर्टिकल 356 क्या है आपका, प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी यहाँ पर कहते हैं, तो इसको इम्पोज करना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज हो जाता है तो क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। सो ओरिजिन सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या होता है, इस एक्ट का ओरिजिन होता है, ठीक है। मतलब कि जब इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली थी उस टाइम पर क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट आता है। इस एक्ट का जो सेक्शन 93 है, ठीक है, वो उसके तहत यहाँ पर आर्टिकल 356 को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइक स्टेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो चीज़ों को डील नहीं कर पा रही हो,
है ना, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड अलाउज द प्रेसिडेंट्स टू एज्यूम एनी एंड ऑल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि लाइक प्रेसिडेंट को ही क्या करना पड़ेगा, वो जो भी XYZ पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फंक्शंस को, जो स्टेट के फंक्शंस है उसको एज्यूम करना होगा। सो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाता है आपका प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है। तो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इट्स इशू। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज 19 नवंबर को क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये गवर्नर पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है, तो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये रहता है कि स्टेट जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपका प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, फिर क्या होता है, जो भी चीज़ है वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में क्या होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए विद इन 1 मंथ। जैसे कि 19 नवंबर को ये इशू हुआ है, तो 19 दिसंबर से पहले क्या होना चाहिए, इसको पास करवाना होगा। ठीक है, ये अप्रूव हो जाता है। फिर जो इमरजेंसी होती है, जैसे कि ठीक है, हम जो भी चीज़ें थी, प्रोक्लेमेशन था, वो यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका पास हो चुका है। तो ये जो इमरजेंसी लगती है वो 6 मंथ्स तक यहाँ पर लगती है, और इसका जो टाइम पीरियड है उसको हम एवरी 6 मंथ्स के लिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल यहाँ पर लगता जाता है, और जैसी जैसी सिचुएशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कर दिया जाता है, 6 मंथ्स के लिए इसको पास किया जाता है। सो एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब जैसे कई बार ये होता है ना कि लाइक लोकसभा यहाँ पर वर्किंग नहीं है ना, लोकसभा वर्किंग नहीं, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या है कि मस्ट बी पास बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो हम किसी भी हाउस से क्या कर सकते हैं, इसको स्पेशल मेजोरिटी से इसको, इसके जो कंटिन्यूशन है उसको, जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी उसको अप्रूव कराया जा सकता है। ओके, सो 1978 में 44th अमेंडमेंट होता है, जिसमें के तहत ये जो कंडीशन है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आ जाता है। अब देखिए इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, ऑर्डिनरी जो पीपल है वो क्या बनते जा रहे हैं, यहाँ पर विक्टिम्स बनते जा रहे हैं, वॉयलेंस बट आर बीइंग फोर्स टू इंडल्ज इन अ वॉयलेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो लोग यहाँ पर, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उस चीज का यहाँ पर विक्टिम बन रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का। ठीक है, अब जैसे इसमें ये कहा गया कि बिटवीन May 3 3 मई से लेकर हम 11 मई 2024 की बात करते हैं, अभी प्रेजेंट की, 3 मई से लेकर 11 नवंबर तक की अगर हम बात करते हैं, तो 250 पीपल हैव बीन किल्ड, ओवर अ लैक ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द एथनिक वायलेंस, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, churches, homes, and other places have been destroyed. Even on November 9, a mother of 3 was raped and killed, and 17 houses set on fire. Now you can see here the condition, जो violence है वो कितनी मतलब उससे बढ़ रहा है कि अब तक 250 लोगों की जान जा चुकी है। जो लैक ऑफ पीपल हैं वो अपने घर से यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो मंदिर है, चर्च है, इन सबको यहाँ पर इतनी वायलेंस के कारण प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अभी ये 9 नवंबर की बात है कि यहाँ पर एक मदर के साथ यहाँ पर रेप होता है और उसका जो घर है यहाँ पर जला दिया जाता है। मतलब 17 से ज्यादा जो हाउसेस है उनको यहाँ पर जला दिया गया। तो ये जो सेक्टेरियन वॉयलेंस है मणिपुर में, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि 1 साल से ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। इवन हम लास्ट ईयर से यहाँ पर 2023 से ये सारी चीजें आपकी मई से ही आपका क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया। तो ये 1 ईयर से इसको ज्यादा हो चुका है, इवन 2 ईयर्स यहाँ पर होने वाले, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो इशू है मणिपुर का वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्विन नेग्लिजेंस। ओके, सो इस आर्टिकल में यहाँ पर बात की जा रही है कि झांसी के हॉस्पिटल में एक ट्रेजेडी हुई है, जिसके कारण हमने क्या देखा कि जो 10 न्यू बॉर्न बेबीज थे, न्यू बॉर्न बेबीज की यहाँ पर क्या हो जाती है, जान चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि झांसी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 18 बेबीज की, जो वहाँ पर क्या होता है आपके इंक्यूबेटर्स होते हैं, उसमें सिर्फ 18 बेबीज आ जाते हैं, लेकिन कि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि उसकी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ना, 49 बेबीज को यहाँ पर रखा जाता है। समटाइम्स यहाँ पर जो 60 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मतलब वहाँ का जो झांसी का हॉस्पिटल है, ये जो हॉस्पिटल है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं हो रहा है। तो जो रिकमेंडेशन है, लाइक
हम डॉक्टर पेशेंट का रेशियो देखते हैं यूपी में, सो इट इज़ 1:2158, है ना। समटाइम्स यहाँ पर ये जो डॉक्टर पेशेंट्स का अगर हम इंडिया में नोट करते हैं सो इट इज़ 1836। और WHO के द्वारा क्या रिकमेंड किया गया है कि 1:1000, मतलब कि 1000 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर यहाँ पर होना। तो ये हम बात करते हैं झांसी हॉस्पिटल की। तो ये 1968 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हॉस्पिटल इज अ मेन हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विंग बुंदेलखंड में है आपका, ठीक है। सो डिस्पाइट पेशेंट्स फ्लो ओवर 5000 अ डे, मतलब कि यहाँ पर हमें पता है कि 5000 से ज़्यादा लोग हर दिन आते ही आते हैं, फिर भी यहाँ पर जो हॉस्पिटल की कंडीशन से जो सेवरल विंग्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमें अब ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिसमें 106 लोगों की जान तक यहाँ पर जा चुकी है। और देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 10 न्यू बॉर्न बेबीज के यहाँ पर क्या हो चुकी है, आपकी जान जा चुकी है। तो ये कहा जा रहा है कि जो यूनियन बजट की बात करते हैं तो उसमें जो हेल्थ सेक्टर में है ना, हेल्थ सेक्टर में जो एलोकेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा आपका कम है। पहले तो 2.2% होता था हमारी जीडीपी का, अब डिक्लाइन होकर 1.7% हो गया। हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इट इज़ 3.3, मतलब कि 2 से 5% तक जीडीपी का वो अपना किसमें, कहाँ, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो रेंज हो है ना पब्लिक हेल्थ में यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो यही वजह से ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका टिपिकली एलोकेट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 8% ऑफ देयर जीडीपी टू पब्लिक हेल्थ। तो वो 10 to 8% यहाँ पर अपनी जीडीपी का दे रहे हैं, बट इंडिया में क्या है, हम 1%, मतलब 2% भी टोटल नहीं, ओनली 1.7% यहाँ पर दे रहे हैं। सो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस टाइम फॉर अफ्रीका। ओके, सो इंडिया मस्ट टेक फॉरवर्ड इट्स कमिटमेंट टू अफ्रीका एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ जैसे कि आप सभी को पता है कि वो कंट्रीज जो कि मतलब कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज के उसमें आते हैं एंड पहले वो कॉलोनाइज रह चुकी हैं, ठीक है। तो लाइक उनके जो इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट है, और ये फिर बात आ जाती है कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा। तो दो कंट्रीज यहाँ पर सामने आती हैं, कौन, एक चाइना और दूसरी आ जाती है हमारी इंडिया, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है। लेकिन अगर आपको किसी भी कंट्री का, किसी भी ग्रुप का लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके जो भी मेंबर्स हैं उनका यहाँ पर, उनके साथ आपके जो रिलेशन होने चाहिए दे मस्ट बी वेरी गुड, है ना। उनके उनके साथ जो रिलेशन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो अब ये टाइम आ चुका है इंडिया के लिए कि वो क्या करें, जो अफ्रीका है वहाँ के जो नेशंस है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो भी नेशंस है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, ध्यान दें। नॉट ओनली अफ्रीका, यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर कमिटमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि चाइना का हम देख रहे हैं, चाइना और कहीं ज्यादा ध्यान नहीं देता, चाइना ज्यादातर अफ्रीका में ध्यान देता। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अफ्रीका क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल है, रिसोर्सफुल कॉन्टिनेंट है ये आपका। यहाँ पर आने वाले टाइम पर क्या है, आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर हम जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी आने वाले टाइम पर, जैसे कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके लिए हमें एक मार्केट चाहिए, ठीक है। तो वो मार्केट हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहीं से मिलेगा। तो अभी देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विजिट किया था नाइजीरिया को एंड हिज ऑनगोइंग टूर टू ब्राजील फॉर द G20। अब G20 की समिट कहाँ होने वाली है, ब्राजील में होने वाली है। फिर ये वहां से मतलब ब्राजील से कहाँ जाएंगे, गुयाना। सो आर important not only for ties with each of these countries but also significant a statement of India's commitment to the global south। तो यहाँ पर सिर्फ हम इन कंट्रीज के साथ जो टाइज हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, इंडिया का जो स्टेटमेंट है फॉर द कमिटमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ उसके लिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि G20 में हमने क्या किया है, लास्ट ईयर 2023 में अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर इंक्लूजन करवाया है ना, कि अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर क्या होना चाहिए, G20 में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो अगर हम देखिए बात करते हैं इन द अबूजा विजिट द फर्स्ट आफ्टर देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, 2007 में जो हमारे देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे तो वो अबूजा की विजिट में गए थे, तभी से यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहाँ पर किया था। अब हम बात करते हैं मिस्टर मोदी की, नाइजीरियन प्रेसिडेंट की बात की जाती है तो इन्होंने भी अपने जो एरियाज ऑफ टाइज है लाइक डिफेंस कॉपरेशन की बात की है। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो चैलेंजेस हैं जो कि दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं यहाँ पर फेस करी, तो इसको दोनों कंट्रीज आपस में आके किस तरीके से रिजॉल्व कर सकती हैं। इवन वी हैव सीन दैट नाइजीरिया का जो
हम नाइजीरिया का जो डिग्नेटरी अवार्ड है वो भी मिस्टर मोदी जी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको दिया गया था? क्वीन विक्टोरिया, है ना, सॉरी नॉट विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेकंड नंबर पर आते हैं, मतलब फॉरेन उसमें, कि जो फॉरेनर्स में यहाँ पर किसको ये अवार्ड मिला है। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि द इंडियन community is over 60,000 strong, India's largest diaspora in West Africa and bridge builder. The two countries have strong economic ties in a region. दोनों countries के यहाँ पे economic ties हैं। अब दोनों countries के यहाँ पे जो concerns भी हैं लाइक वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सेम हो जाते हैं। लाइक नाइजीरिया अमंग द टॉप अफ्रीकन इकोनॉमीज इन जीडीपी, तो अफ्रीकन में हम देखते हैं, अफ्रीका में जो नाइजीरिया है ना, उसकी जो इकोनॉमी है सबसे अच्छी इस टाइम पर हम कह सकते हैं। इट इज नाउ अ ब्रिस्क पार्टनर कंट्री, ये एक ब्रिस्क पार्टनर कंट्री भी है। सो द कन्वर्सेशन विल कंटिन्यू एज बोथ लीडर्स ट्रेवल टू रियो डी जेनेरियो फॉर द G20 इन ब्राजील। अब दोनों जो कंट्रीज हैं, है ना, दोनों कंट्रीज के जो लीडर लाइक मिस्टर मोदी एंड जो यहाँ पर नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, वो दोनों कहाँ जाएंगे? ब्राजील जाएंगे, क्योंकि वहां पर G20 की आपकी समिट होने वाली है। सो हमने ये देखा था कि 2023 में G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन का क्या किया था? इंक्लूजन किया था। अब देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका इंडिया, एक इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट भी होता है। लास्ट टाइम ये 2015 में हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि इस विजिट के बाद मे बी या फिर नेक्स्ट ईयर तक क्या हो सकती है, ये इंडिया अफ्रीका जो फॉरम समिट है ये फिर से यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें अफ्रीका पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा? फोकस करना होगा। चाइना से पहले हमें यहाँ पर फोकस करना होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए, एक बार लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक ब्राज़ील कहाँ आता है आपका? ये साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैप को यहाँ पर ड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो देखिए, तो ये हुआ आपका नॉर्थ अमेरिका एंड ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में दिस पार्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाता है क्या? ब्राज़ील। यहाँ से हम देख रहे हैं ये ब्राज़ील है, इसके साइड में इसकी बॉर्डर लगती है पेरू, इसकी जो एक बॉर्डर है आपकी अटलांटिक ओशन के साथ यहाँ पर लगती है। ओके, फिर हम देखिए नाइजीरिया की बात करें तो देखिए, तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिस पार्ट ये आपका आ जाता है नाइजीरिया, इसकी बॉर्डर लाइक निगर के साथ, चाद के साथ यहाँ पर आपकी लगती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्पेस एक्स फैल्कन 9 डिप्लॉयज इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो स्पेस एक्स का, ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो कमर्शियल इंडियन, हम देख रहे हैं कि जो हमारी कमर्शियल आर्म है इंडियन इसरो की, जो कमर्शियल आर्म है, उसके तहत जो GSAT-N2 इज अ की बैंड हाई थ्रू आउट कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट है। GSAT-N2 ये आपकी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यहाँ पर स्पेस एक्स के फैल्कन 9 के द्वारा यहाँ पर आपका क्या किया? लॉन्च किया गया है। तो एक बार हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि ये पहला आपका लिफ्ट ऑफ मास होगा जिसमें हमने इंडिया का जो फर्स्ट कोलैबोरेशन है किसके साथ? एलॉन मस्क के स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स किसका है? आप सभी को पता है किसका? एलन मस्क का। एलन मस्क का है ये। ठीक है, तो इंडिया का ही फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन है इसके साथ। ठीक है, तो जिसमें हम जैसे बात करें ना कि हमारा जो ये स्पेस सेक्टर है, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जब तक यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर हम ज़्यादा जो हम कह सकते हैं ना कि उन्नति नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।